हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इसमें एसिड रेन के बारे में बात करेंगे तथा ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर हम अपनी पर्यावरणीय समस्याओं की शुरुआत करें तो ये इतनी ज़्यादा हैं कि हम इनको इतना आसानी से काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर डाल रही हैं। वैसे देखा जाए तो हर चीज़ का रीज़न हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या यानी कि हमारी पॉपुलेशन, इसके अलावा जितना भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यही दो रीज़न सारी पर्यावरणीय समस्याओं का सार हैं। हमने क्या किया, एक सुखी जीवन यानी कि कोई भी अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए हर व्यक्ति के जीवन की कुछ उनकी ज़रूरतें होती हैं। वह ये चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। उनकी इच्छाएं होती हैं कि उन्हें फ्रेश एयर मिले, उन्हें फ्रेश वाटर अवेलेबल हो, उन्हें अच्छा भोजन मिल सके यानी कि उन्हें अच्छा फूड मटेरियल अवेलेबल हो, तथा उन्हें का जो एनवायरनमेंट हो वो क्लीन हो, तथा मनोरंजन के अच्छे साधन हो, और भी न जाने क्या कहा। पर हमने क्या किया है कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, जो भी वस्तु हमें मिली हैं, उनको हमने क्या किया है, तोड़ मरोड़ के अपने अनुसार करने का प्रयास किया है। इसके कारण हम परेशानी में फंसते जा रहे हैं। हमने पेड़ों को काटा तो ऑक्सीजन और CO2 का जो साइकिल था वो भी बिगड़ गया। एक तरफ से शुद्ध हवा का अभाव होने लगा, दूसरे से तब क्या था, CO2 ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी कर दी है। अगर वृक्ष ही नहीं, हमने क्या किया, वृक्ष काटने से क्या हुआ कि वर्षा नहीं हुई। वर्षा ना होने के कारण आगे वृक्ष ना होने की संभावनाएं भी खत्म होती जा रही हैं। कमज़ोर वृक्षों ने यानी कि पेड़ों ने पकड़ ढीली कर दी तो उपजाऊ मिट्टी भी यानी कि सॉइल इरोजन होने लगा, तथा प्रोड्यूस यानी कि जो प्रोडक्शन था, क्रॉप प्रोडक्शन, वो भी घटने लगा। लोग भूखमरी का शिकार होने लगे, जमीन की हालत गैर उपजाऊ और बंजर की श्रेणी में आने लगी, तथा इंडस्ट्रियल क्रांति का सहारा लिया तो चारों ओर से प्रदूषण बिखर गया। साथ ही वेस्ट मटेरियल की समस्या आ गई। सब मिलाकर मनुष्य का जीवन कष्टमय हो गया। अगर हम पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, different kinds of pollution, air, water, land, noise, vehicular, etc., waste disposal, deforestation, smoke, growing population, urbanization, crowds, desertification, wastelands, shortage of water and foods, inadequate health facilities, eco imbalance, shortcomings in wildlife conservation, environmental unawareness। तो अब हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व तपन यानी कि बढ़ता हुआ तापमान। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का ही परिणाम है, जिसमें पृथ्वी के तापक्रम में लगातार वृद्धि हो रही है। यानी कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इसके बढ़ते टेम्परेचर का असर विश्व के मौसम पर इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं विश्व में। यानी कि वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है, यानी कि वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कहीं कहीं सूखे यानी कि कम वर्षा वाले अथवा रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि जो हमारे फसलें हैं या खाद्यान्न उपज हैं वो काफ़ी गड़बड़ा गई हैं, और भोजन की कमी यानी कि हमें खाने पीने की चीज़ों की लगातार कमी होती जा रही है। इस बात की संभावना यह है कि जो ध्रुवों पर बर्फ़ पिघल रही है यानी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है कि वो उसका पानी समुद्र तथा नदियों में जा रहा है, उनसे समुद्र की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है और अनेक भूभाग क्या होंगे, जलमग्न हो जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। यह अनुमान है कि वर्तमान तापमान की वृद्धि गति से अगले 100 वर्षों में पृथ्वी का तापमान
3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और फलस्वरूप 10 से 15 सेंटीमीटर तक की जल सतह की वृद्धि से विश्व की स्थिति बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, अनेक देशों के महत्वपूर्ण नम भूमि क्षेत्र, कच्छ वनस्पति और प्रवाल वित्तीय क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे, जिससे संपूर्ण विश्व की जैविक विविधता और उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ेगा। निचले पारितंत्र नष्ट हो जाएंगे, नवीन पारितंत्र जन्म लेंगे और प्राणियों की जीवन शैली पर बहुत धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हम एसिड रेन की बात करेंगे। एसिड रेन में हम इसका मतलब अम्ल वर्षा के कंपोनेंट क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन्स, टाइप्स ऑफ एसिड रेन्स, एसिड रेन्स के मेन सोर्स यानी कि मेन सोर्स हार्म्स वाई एसिड रेन्स तथा मेजर टू कंट्रोल एसिड रेन के बारे में बात करेंगे, यानी कि अम्ल वर्षा पर नियंत्रण के उपाय। सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए तो जब हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें रिलीज होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड तथा वायुमंडल यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर की जो जल वाष्प होती है, ये सब मिलकर कार्बोनिक एसिड यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल वाष्प के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है तथा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या बनाती है, जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है तथा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो जल वाष्प के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाती है तथा इस प्रकार से ये जब ये एसिड बन जाते हैं और ये जब वर्षा के जल के साथ मिलकर जब हम पृथ्वी पर आ जाते हैं तब इसे हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। अम्ल वर्षा एक काफ़ी हानिकारक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जिसका असर बहुत लंबे समय तक किसी एरिया पर पड़ता है। इस समस्या की वजह से आने वाली जनरेशन बारिश के आनंद से वंचित रह सकती हैं, क्योंकि अब बारिश की बूंदों के साथ बर्फ़ के टुकड़े नहीं बल्कि अम्लीय वर्षा के छोटे टुकड़े गिरते हैं, जिस वजह से पेड़ पौधों पर जो भी जानवर या पशु पक्षी आश्रय लेते हैं उनकी ज़िंदगी भी कम होने लगी है। इसके बाद हम अम्लीय वर्षा के घटक की बात करें यानी कि कंपोनेंट्स और इसकी बात करें तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तथा कार्बोनिक एसिड मेनली इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम अम्लीय वर्षा के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एसिड रेन्स की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ड्राई एसिड रेन यानी कि शुष्क अम्लीय वर्षा तथा नम एसिड रेन यानी कि वेट एसिड रेन। जब हम शुष्क एसिड रेन की बात करते हैं तो जब सल्फेट और नाइट्रेट जब धूल के कणों के साथ जमकर पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं तो उसे हम ड्राई एसिड रेन कहते हैं। जब सल्फेट और नाइट्रेट के जो पार्टिकल्स हैं वो डस्ट के पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करके जब पृथ्वी पर आ जाते हैं तो हम उसे ड्राई एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में आते हैं। तथा जो नम अम्लीय वर्षा यानी कि वेट एसिड रेन है, जब रेन वाटर के सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर उसे अम्लीय बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं तथा हम इसे वेट एसिड रेन कहते हैं। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के मुख्य स्रोत, मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। इसके मेन सोर्सेज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पन्न होने पर मुख्यतः जो होते हैं वो जीवाश्म एवं गैस यानी कि गैसीय ईंधन का दहन, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों का मुख्य स्रोत तथा ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के उत्सर्जन तथा उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं से होता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा से हानियाँ, हार्म्स बाई एसिड रेन। अम्ल वर्षा से बहुत सारी हानियाँ होती हैं, जिसमें क्या होता है, मिट्टी की एसिडिटी बढ़ जाती है और इसका पीएच मान जो नॉर्मल होता है वो 5.5 से 5.6 होता है, लेकिन जब इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो ये मिट्टी के उपजाऊपन पर यानी कि उसकी सॉइल फर्टिलिटी पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे जंगल एवं वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। पानी के प्रदूषित होने से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक वेजिटेशंस होती हैं वो भी काफ़ी इफेक्टेड होते हैं। इससे इनडायरेक्टली इसका जो असर होता है वो ह्यूमन हेल्थ पर पड़ता है, क्योंकि एसिड रेन से
प्राणवायु ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि जल और अन्य सभी दूषित हो जाते हैं। इससे बड़े बड़े भवन, इमारतें एवं स्मारक आदि का भी डिके होने लगता है। अनेक ऐसी इमारतें हैं जैसे इंग्लैंड का प्रख्यात सेंट पॉल गिरजाघर, ब्रिटिश का संसद भवन जो कि न्यूयॉर्क शहर भवन तथा न्यूयॉर्क में शहर की भव्य अट्टालिकाएं, एथेंस का शहर, स्विट्जरलैंड की झीलें, नॉर्वे और स्वीडन के वन प्रदेश आदि को अम्ल वर्षा से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि अब भारत में भी इसका असर काफ़ी ज़्यादा दिखने लगा है। आगरे का ताजमहल इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इसकी चमक काफ़ी फीकी पड़ने लगी है। इसके बाद हम अम्लीय वर्षा पर नियंत्रण के उपाय की बात करें तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए जिनसे SO2 या NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन होता है। तथा इंडस्ट्री में हमें स्क्रवर्स की प्रयोग करना चाहिए जिससे SO2 को ये सोर्स पर ही रोक लेंगे। तथा स्क्रवर्स को हम अवशोषक भी कहते हैं जो गैसीय रूप से कारखानों की चिमनी से निकलने वाले उत्सर्जक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। तथा हमें 2 पहिया वाहनों का यूज कम कर देना चाहिए। पानी और मिट्टी में चूने का यूज करना चाहिए, इससे उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम ओजोन परत की क्षीणता के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बहुत सारे ओजोन परत को बचाने के प्रयास तथा पॉसिबल इफेक्ट ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी कि ओजोन परत के विघटन से संभावित दुष्परिणाम, ओजोन परत में नुकसान के कारण ओजोन परत क्षीणता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, रेडियोएक्टिव या फिर न्यूक्लियर पॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात की थी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले टाइम में हम ऐसे ही नए नए वीडियो एनवायरनमेंट से रिलेटेड लाते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।